विश्वविद्यालय सर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन केंद्र में है, वरिष्ठ आचार्य के पद पर कार्यरत हैं और सर की विशेषज्ञता है वैदिक लिटरेचर, इंडियन फिलोसफी, इंडियन कल्चर और नॉलेज सिस्टम। सर के बहुत सारे कार्य हैं। सर ने बहुत सारे, जैसे महर्षि दयानंद जी की रचनाओं में बहुत सारे कार्य संपादित किए हुए हैं और सर को विभिन्न संस्थाओं से पुरस्कार सम्मान से सम्मानित हैं सर, जैसे दिल्ली और हरियाणा संस्कृत एकेडमी के संस्कृत सेवा सम्मान से, युवा प्रतिभा सम्मान, वेद वाचस्पति सम्मान आदि विविध पुरस्कारों से सम्मानित हैं सर। पब्लिकेशन में जैसे महर्षि दयानंद जी की वैदिक कमेंट्री पर फोकस, जिसमें महर्षि दयानंद की ईश्वर विषय, आध्यात्म प्रक्रिया आदि ग्रंथों का संपादन किया है। सर का पांडुलिपि सर्वेक्षण के क्षेत्र में जो सर ने कार्य संपादित किए हैं वो शोध छात्रों एवं अन्य पाठकों के लिए परम उपादेय सिद्ध होते हैं। लाइट ऑफ कर दो। इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा को सामान्य जनमानस तक पहुंचाने के लिए सर का सतत प्रयास रहता है। एक बहुत ही ऐसा शीर्षक है जिसके ऊपर विगत वर्ष में सर का यहाँ अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन में व्याख्यान हुआ था, सबकी संस्कृत सब जाने। इस विषय पर बहुत ही गंभीर व्याख्यान हुआ था। आज मुझे लगता है कि संस्कृत मातर नाम की पत्रिका, उसमें सर का लेख भी उसमें प्रकाशित है, तो आप पढ़ सकते हैं। इसी क्रम में सर इस 7 दिवसीय पांडुलिपि कार्यशाला में आज के इस तृतीय सत्र में आपका हम स्वागत कर रहे हैं विश्वविद्यालय की ओर से और सभी छात्रों की ओर से। तो सर आपको आज के व्याख्यान के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा वृत ब्रह्मलोकम् आसितगिरि समं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर लेखनी पत्रमुरवि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानाम् ईश पारन्नयाति, तदपि तव गुणानाम् ईश पारन्नयाति। मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग, जिन्होंने मुझे बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से यहाँ आमंत्रित किया, आपके विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति, हमारे बड़े भाई और मित्र आदरणीय मुरली मनोहर पाठक जी, और जिनके व्याज से मुझे बहुत बार यहाँ आने का अवसर मिलता है, मेरे बहुत ही सुहृद और मेरे मित्र आदरणीय प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र जी, और जिनको हम आज भी अपने बच्चे की तरह से लाड और दुलार करते हैं, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता जी, और भी जो बहुत सारे इस संस्थान, तो ये तो हमारा मातृ संस्थान है, सभी के साथ बहुत आत्मीय है। और लगभग हर वर्ष जब आपका एक ये पाठ्यक्रम होता है, तो इस पाठ्यक्रम में आकर के कभी वेद के विषय को, कभी उपनिषद के विषय को, कभी पांडुलिपियों के विषय को, कभी रिसर्च को लेकर के कुछ बातें, कुछ चीज़ें साझा करने का अवसर मिलता है। और सही चीज़ ये है कि आपका विश्वविद्यालय जो रिसर्च करवा रहा है, उसमें बच्चों को जिस तरीके का ट्रेनिंग दे रहा है, वो बच्चे उसको ट्रेनिंग को, यदि ठीक ठाक कोई ट्रेनर आता है तो उसकी बात को स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बाद में भी आते हैं, मिलने आते हैं, एक डायलॉग करते हैं। संवाद की जो परंपरा है वो चलती रहनी चाहिए, उस पर काम करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि व्याख्यान का एक परिणाम भी है। आप ठीक ठाक सा व्याख्यान देके आए और इसके बाद तो कोई लेक्चर नहीं है ना? नहीं सर। इसका मतलब मैं स्वतंत्र हूँ थोड़ा सा, 5, 7, 10 मिनट आपको ठीक लगेगा तो कुछ एक चीजें अच्छी आपको दे जाऊंगा, और आपको लगेगा तो बंद कर देंगे। विषय पांडुलिपि
वे ज्ञान को लेकर के है। मैंने आपको एक मंगलाचरण में एक श्लोक बोला, मैक्सिमम लोग मेरे साथ अपने होठों से अपनी गीर्वाण वाणी से गुनगुना रहे थे उसको। श्लोक है, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम। असित माने जो सफेद नहीं है, सित नहीं है, स्यात् ऐसा हो जावे। क्या गिरी कैसा हो जावे? कज्जलम, उसकी कालिश बना लूं मैं, उसकी स्याही बना लूं, उसको काजल बना लूं, ऐसा मान लीजिए। और सिंधु पात्रे, दवात किसको बना लूं? समुद्र को बना लूं, सिंधु को बना लूं। और सुर तरुवर शाखा, ये जो तरुवर हैं क्या है? तरु माने ट्री यार, अंग्रेजी ने यहीं से चोरा। तरु, और अंग्रेजी ने क्या लिख लिया उसको? उनकी शाखाओं को लेखनी बना लूं, सुंदर सुर तरुवर, बढ़िया बढ़िया तरुवर, श्रेष्ठ, जितने भी श्रेष्ठतम जो तरु हैं, सुरीले हैं, बढ़िया हैं, सुरमई हैं, उनकी शाखाओं को मैं लेखनी बना लूं। और पत्र मुरवे, और लिखने का साधन किसको बनाऊं? उर्वी, उर्वी को पत्ता बना लूं, लिखने का साधन, जिसको पांडुलिपि की भाषा में लिप्यासन कहते हैं, लिपि जिस पर आसन करती। और लिखती यदि गृहीत्वा शारदा, लिखने वाला कौन हो? लिखने वाली भगवती सरस्वती शारदा, मां गीर्वाण वाणी, अमर भारती, देव भारती, सुर भारती, साक्षात भगवती सरस्वती लिखने वाली हो। और लिखे कब? सर्वकालम, लिखना बंद ना हो, तीनों कालों में लिखती रहे। तब अंत में निष्कर्ष निकाला, तदपि तब गुणानाम ईश पारन नयाति। हे परमपिता परमात्मा, हे गुरु, हे आचार्य, हे मेरे मित्र, हे मेरे सखा, हे संसार के पालक, तब भी तेरे गुणों को लिखा नहीं जा सकता। क्योंकि लिखने का मतलब है कि जो असीम है उसको ससीम कर देना। जो सीमाओं से परे की चीज है, आप कहें कि बस ये बांध दिया इतने शब्दों में, इतना ही है, नहीं, इतना कभी नहीं हो सकता। शब्द की सीमाओं में बांध दिया उतना ही है क्या? उससे कहीं कहीं शब्द तो थोड़े से हैं। वो कहता है, फिर बाद में कहता चुप हो जाता है, बस अब आप समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। आप जैसे कभी आते हैं ना हमारे पास, आप कुछ कहना चाहते हैं, जबरदस्त कहना चाहते हैं, और शब्द कितने से यूज करते हैं? 2 4 5। उसके बाद क्या कहते हो? अब गुरुजी समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये श्लोक पांडुलिपि के लेखन की पहली पाठशाला है। यदि आप लिखना सीखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, जब भी कभी पांडुलिपि में प्रवेश करें, इसको रट लीजिए। गुरु की आराधना, ज्ञान की आराधना, ईश्वर की आराधना। लिखा खूब सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वानों ने, बढ़िया लिखा, उत्तम लिखा। तो लेखन की परंपरा हमारे यहां कब से चली आ रही है कोई आइडिया आपको? कितना पुराना लेखन है हमारे पास? कितना होगा? सबसे पुराने हम वेदों को ही देखते हैं। सिंधु सभ्यता में जो अभिलेख हैं, हाँ 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 हाँ। क्योंकि वेद को हम अपौरुषीय मानते हैं, अनादि मानते हैं, उसके आधार पर वेदों में आया है लिखने के विषय में। जैसे एक वेद सर्वशीर्षम में एक पद आया है, अर्धेन्दु लसितम। बीज मंत्र को कैसे लिखी इसमें? अर्धेन्दु लसितम, आधे चंद्रमा की तरह आकार, ऊपर ओम इत्यादि बनाते हैं।
कह सकते हैं कि अगर वेदों में जिक्र है तो अनादि काल से लिखने की परंपरा अरे ये चमका अध्याय क्या है? आपका सारा ही तो लेखन पर है, सारा तो गणित पर खड़ा है। एकचमे, द्विचमे, त्रिचमे, चतुष्चमे, क्या सारा पूरा खड़ा है? क्या लिखने पर संख्या पर भी खड़ा है, लेखन पर भी खड़ा है। अब ऐसे बिना लिपि के थोड़ी सी कुछ बन गया होगा। भाषा और लिपि साथ साथ चलती है। आप उसका साधन बना लेते हैं, कुछ भी लिखने का साधन बना लेते हैं। एक चैलेंज कभी कभी आता है पांडुलिपियों के, एक ये भारत के लोग बड़े सीधे सरल विद्वान गुणी अद्भुत, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करना जानते। हमने कभी विज्ञापन नहीं किया, हमारा आयुर्वेद कमाल का था, अभी दिखाऊंगा बहुत सारी चीजें। वो हमने कभी उद्घोष नहीं किया, शोर शराबा नहीं किया। चाइना ने कहा कि 105 ईस्वी में हमने सबसे पहले पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, उसके बाद दुनिया ने सीखा। तेरा दिमाग खराब हो रखा है, तेरे को कल पढ़ना लिखना है। उनका कहना यह था सबसे पहले कागज हमने बनाया। ये चैलेंज आते हैं बहुत बार। अच्छा, तूने पहले कागज बनाया तो हमारे यहाँ तो पुस्तक की चर्चा, मसीह की चर्चा, लेखनी की चर्चा, तख्ती की चर्चा, पार्टी की चर्चा, स्याही बनाने की चर्चा। पाणिनि पागल था, इतना सारा लेखन के ऊपर इतना सारा लिख गया। ऐसे ही महात्मा बुद्ध लिख गए, जैन लिख गए, और विद्वान सारे ये आचार्य यास्क लिख गए। हमारे यहाँ षड दर्शन खड़े हो गए, उपनिषद खड़े हो गए, पुराण खड़े हो गए। तुम तो कल आए, सीधा सीधा जवाब दीजिए। हमारे यहाँ लेखन बहुत 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 पहले से है। ऐसे ही ऋग्वेद को थोड़ी संसार की प्रथम पुस्तक के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये जो लेखन है ये निरंतर निरंतर चलता रहता है। और चूंकि मैं आपको पांडुलिपि में धीरे धीरे करके प्रवेश करा रहा हूं, तो इसमें दो शब्द रखे। मुझे लगता है मेरे से पूर्ववर्ती विद्वानों ने भी खूब डायलॉग इस पर कर लिया होगा। पांडु का मतलब पीला, पीला का मतलब जैसा आपका ये व्हाइट वॉश है, और लिपि का मतलब यार ये सही कह रहे हैं, लीपना। घर में शादी हो रही, क्या कर दो? लिपाई नहीं, पुताई भी होना है। ये जो ऐसे कुची मारते हो ना लिपाई, और ऐसे मारते हो यस। ये जो सीधे वाला धागा है ये ताना, और इधर वाला ओत, और इधर वाला प्रोत, ये है ओत प्रोत हो जाना। और बाद में ये आ गया यार, फालतू की लीपा पोती ना करिए। शब्द बदलते चले गए, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थों में परिवर्तित होते चले गए, लेकिन मूल में जो अर्थ जाएगा वो लिखने के लिए जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बचपन में लेखन का, अब तो आपके पास कॉपी है, पेन है, पेंसिल है, कंप्यूटर है, टैब है, और वॉइस सिस्टम भी है। आपसे आपकी पहली पीढ़ी, आपके पिताजी से आप बात करिए। पिताजी आप कैसे लिखते थे? कहते स्कूल में जाते थे, तख्ती बोलते थे, उसको पाटी बोलते थे, और अलग अलग नाम से लकड़ी की रहती थी, और उस पर मुल्तानी मिट्टी से लीपते थे, है ना। और लीपने के बाद उसको एक तरफ हिंदी लिखते थे और दूसरी तरफ अंग्रेजी या गिनती लिखते थे, या कभी कभी टेबल, जिसको पहाड़े आप कहते हो, वो लिखते थे ना। तो सुबह से दोपहर तक लिखने के काम आती थी, दोपहर के बाद लड़ाई के काम आती थी। सच्चाई। आप मेरी एक बात बड़े स्नेह से समझिए, आप सारे रिसर्चर हैं, मैं बड़ा कंफर्टेबली बात करूंगा आपसे, और मुझे लगता है आप भी थोड़ा सा कंफर्टेबली, बड़ा सिंसियरली बात करेंगे। कई सारी चीजें आपको समझा जाऊंगा, सिखा जाऊंगा। ये पीपीटी भी छोड़ जाऊंगा, आप यूज करना इसके बाद, मेरे अपने लिए प्रयोग करना। जब कहीं व्याख्यान हो, एक बढ़िया सा लेक्चर देके ठीक ठाक सा पैसा मिलेगा आपको इसका। वो तख्ती बैग में नहीं आती थी, कैसे रहती थी? बच्चा हाथ में लेके ऐसे आ रहा है। ये सामाजिक उद्घोष था उस बच्चे का कि ये बच्चा स्कूल में गया है, पढ़ के आया है, किसका सुलेख कितना सही है, या कोरी तख्ती लेकर के आया। मेरी बात समझ रहे हैं? खाली लेके आएगा तो गली में 50 लोग देगा, मैडम नहीं आई तुम्हारी, अध्यापक नहीं आया तुम्हारा, लिखना नहीं सिखाया,
कौन बच्चा कितना बढ़िया तरीके से पढ़ रहा है या लिख रहा है, सारे समाज को पता होता है। इसलिए हमने कहां लिखा? तख्ती पर लिखा। और किससे लिखा? कलम से लिखा। और कैसे बनाया गया? स्याही स्याही बनानी सिखा दी आपको? नहीं सिखाया? पहले बताती, हम स्याही वाला सामान लेके आते, आपको सिखाते। और कागज बनाने सिखा दिया आपको? एक लेक्चर और मेरा बोलिए कि सर एक लेक्चर और कराइए। मार्केटिंग चलाएंगे आपका, स्याही बनाना सिखाएंगे, कागज बनाना सिखाएंगे। अच्छा चलिए, मुझे ये लड़कियां स्पेशली रिसर्चर जो हैं, आप काजल कौन सा यूज करते हो? लैक्मे। अच्छा, और लड़कों तुम काहे चिल्ला रहे हो इस पे? अच्छा, कितने का आता है? अच्छा, क्या नाम बेटा तेरा? प्रज्ञा। और तेरा भूल? निकिता। निकिता, यदि कोई दिलवाने मिल जाए तो फिर लैक्मे नहीं लेंगे, कौन सा लेना है? मैक वाला ठीक है सर। हाँ जी, कौन? अच्छा सुनिए, मैं जो कहना चाहता हूं, मैं इसके साथ साथ आपको आयुर्वेद भी पढ़ा जाऊंगा धीरे से। जब भी पांडुलिपि की चर्चा आई, काजल बनाना सिखाया गया, स्याही बनानी सिखाई गई। और स्याही का मतलब ही होता है काला, और सादृश्य नियम से सारी स्याही हो गई। लाल भी स्याही हो गई, हरी भी स्याही होगी, और काली भी। देखिए क्या विरोधाभास के वाक्य प्रयोग। लाल स्याही दे दो, क्या स्याह का मतलब क्या है? काला है। पहले कैसे लोग बनाते थे? ताड़पत्र बनाना है या स्याही बनानी है, दो तीन चीजें बेसिक है, मैं वो करा के फिर आपका पूरा ये तो स्लाइड चलती चलेगी। स्याही बनाने के लिए हमने तिल का प्रयोग किया, तिल के तेल का प्रयोग किया, उसमें एक बत्ती लगाई, दिया लगाया, और एक दिया उसके ऊपर उल्टा कर दिया। और वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलता रहा। वो तिल का तेल धीरे धीरे करके चलता है। और वो आयुर्वेद की दृष्टि से जिस कक्ष में चलता है, उस कक्ष का जो बैक्टीरिया लेवल है वो भी बड़ा बैलेंस करके चलता है। वहां का जो आपका जो वायु प्रदूषण का और वायु का जो लेवल है, जो क्वालिटी एश्योरेंस की जो है, उसको भी ठीक करके चलता है। और यदि किसी को बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, या ब्रेन हैमरेज की समस्या है, या एक वो जो कि क्या बोलते हैं उसको, माइग्रेन की समस्या है, या उसको कोई स्वास्थ्य से संबंधित रोग है, तो उसका जो माइक्रो बैक्टीरिया है, किसका? तिल के तेल के सूक्ष्म धुएं का। और शरीर में जितने भी जो बैक्टीरियल फंगस रोग हैं, उनके लिए इनहेल करने का कमाल का सिस्टम था। आप एक चीज मुझे बताइए कि आपने कभी आपकी दादी परदादी को चश्मा देखा? आंखों में एलर्जी देखी? काला मोतिया देखा? सफेद मोतिया देखा? क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो वो काजल बनाया, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ 3-4 दिन बाद उसकी आंखों में लगा करके छोड़ दिया मार्केट में, जाग घूम, ना तेरे को टोक लगेगी, ना तेरी आंखें खराब होंगी। और वो रोग वो के भी आता था तो 3-4 बच्चे नहलाने पड़ते थे, तब अपना समझ में आता था। काले काले ऐसे ऐसे करके मालिश कर दिया उसने। वो जो ऐसे रोया, रोने से जो आंखों में जो आंसू निकले, और आंसू का जो केमिस्ट्रियल सिस्टम है और जो काजल का है, उससे जिंदगी भर उसकी आंखें कभी ना तो दर्द हुआ, ना उसमें जाला आया, ना उसमें रेडनेस आई, ना उसमें कभी खुजली हुई, ना कोई फंगस हुआ, ना लाल काला मोतिया हुआ, ना सफेद मोतिया हुआ। क्या खूबसूरत। और कितने रुपए में बना? 5 रुपए नहीं लगते होंगे उस टाइम, तो 25 पैसे नहीं लगते होंगे। जितने ये बाहर के काजल बेचने की इंडस्ट्री आई, उस इंडस्ट्री ने आई इंडस्ट्री और मेडिसिन इंडस्ट्री और ड्रॉप इंडस्ट्री, आप एक बार
गूगल सबके पास है, एक बार डेटा खोलिए। दुनिया की जो सबसे नंबर 1 की जो टॉप का जो बिजनेस है वो मेडिसिन का बिजनेस है, और सेकंड नंबर पर फूड आता है, थर्ड नंबर पर आपका ड्रेस, ज्वेलरी और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये जो काजल बनाया लिखने के भी काम आया, और ये काजल आपके स्वास्थ्य के लिए भी काम आया, और आपके पूरे हाउस के एनवायरनमेंट के लिए भी उसने एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया। इसलिए ये जो स्याही बनाने की प्रक्रिया है, ये आप जिस दिन ढंग से बना करके तैयार करने लगेंगे, और वो काजल लंबे समय तक टिका, बच्चों को शिक्षा देने के भी काम आया, स्वास्थ्य के भी काम आया। अब एक छोटी सी बात आपके लिप्यासन पर कर लेता हूं। लिप्यासन मतलब जिस पर लिपि लिखी जाए, और मैन्युस्क्रिप्ट यूनानी भाषा का शब्द है। मैनु का मतलब हाथ है, और लिपि का मतलब लिपना है, लिखना है, अंकन करना है। और हमारे यहाँ, आपके यहाँ श्लोक भी आया एक लिप धातु को लेकर के, लिम्पति तमो अंगानी वर्षति इव वांजनम नभ असत पुरुष सेवेव दृष्टि विफलतांगता। आया, लीप रहा है, सीधा लीप धातु का प्रयोग आपके यहां होता है। लिखे कैसे साहब? कागज तो कल की देन है आपकी, कागज कोई बहुत पुराना है नहीं, कागज पर हमारे यहां लिखा भी नहीं गया। ज्यादातर जो लिखा गया वो लिखा गया ताड़पत्र पर, भोजपत्र पर, अगरू पत्र पर, हंसी पात पर, सांची पात पर, और कभी हाथी दांत पर, लोहे पर, चांदी पर, सोने पर, पीतल पर, तांबे पर, पत्थरों पे खूब लिखा गया। कहावतों में बन गया, पत्थर की लकीर मान ले। उस पर शिल्प भी बना, लेखन भी हुआ, कमाल का लेखन हुआ। शिल्प हुआ तो बड़ा कमाल का लेखन हुआ, क्योंकि पेंटर है। कोई भी व्यक्ति अपने भावों की अभिव्यक्ति किसी न किसी माध्यम से करता है। पेंटर है तो उसको ब्रश और पेंट चाहिए, लेखक है तो उसको लिखने का साधन चाहिए, और एक वो चाहिए अपने भावों की अभिव्यक्ति। आप लोग कभी कभी किसी घर में जाते हैं, उस घर में घुसते ही आपको पता लग जाता है इस घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। कैसे? वो दीवारों पर अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहा है, और वो कहता है कि मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है ये तुम समझो, और उसको आप ऐसे ही मान करके चलते हैं। आज वो राइटिंग को पढ़ने वाले लोग भी कुछ डिसाइड करने लगे हैं कि कैसी कैसी पेंटिंग, राइटिंग वो करने लगता है। तो पांडुलिपि में एक विषय नहीं आया। जहां जहां जो कुछ जिस किसी ने कभी भी कहीं पर भी लिख दिया। आप बड़े बड़े अच्छे अच्छे तीर्थ स्थलों पे घूमने जाते हो, अपने नाम का एक धागा बांध करके आना, ईंट से कुछ उठा करके लिख देना, ऐसा ही ना। कभी कभी पेड़ों पर बड़ा सुंदर कुछ लिखा मिलता है, और आदमी का स्वभाव है कुछ ना कुछ। आपकी क्लास ये यहां है, यदि इसी क्लास को मैं पार्क में ले लो ना, और बोरिंग सी क्लास हो, थोड़ी देर बाद आप एक तिनका तोड़ लेंगे, और उससे क्या करने लगेंगे? इसका मतलब क्या कि लेखन आपका स्वभाव है। और जो मैंने शुरू में श्लोक सुनाया, उस आपने उर्वी को पत्र बना लिया, और सुर तरवर का एक छोटा सा हिस्सा घास का तिनका पकड़ा और उसको लिख दिया। संस्कृत साहित्य का सबसे पहला जो मदन लेख है, किसका है? अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत ने शकुंतला को पत्ते के ऊपर नाखून से लिख करके दिया। वो पहला लेखन मिलता है ना। साधन क्या उसमें लेखन का? नाखून से लिख रहा है। और आसन क्या यूज कर रहा है? आज भी संस्कृत वाले पढ़ाते तो पत्ता ही है। मैं पत्र लिखता हूं, आप क्या संस्कृत बनाओ? अहम, हाँ। अच्छा, हाथ खड़े करो, किस किस ने पत्ते पर लिखा? पत्रम माने? मैं रिसर्चर हूं यार।
पत्ते पर किसने लिख करके भेजा वो बताओ, क्योंकि आपने लिखा वही है वहां। ये तो पत्र का सादृश्य नियम इन्वेलप है। पत्र के सादृश्य नियम से कागज को पत्ता मान लिया आपने, लेकिन पत्र आपने नहीं लिखा। पत्र पर किसने लिखा? दुष्यंत ने लिखा। यू गॉट माई पॉइंट ना? लेकिन वो कितना कमाल का लेटर, लेटर माने पत्र। देखिए क्या उसका ट्रांसलेशन ही नहीं कर पाए उस पत्ते का, नहीं तो लीफ होना चाहिए था, लेकिन लीफ ट्रांसलेशन नहीं हुआ। पत्र का ट्रांसलेशन क्या बना है? लेटर। लेटर किसको कहते हैं? लेटर कहते हैं अल्फाबेट को। अच्छा, खाली आ जाए तो क्या होगा? ये कैसी चिट्ठी है, इसमें है ही नहीं कुछ, ये ब्लैंक है, कुछ नहीं है इसमें। ब्लैंक को कुछ नहीं मानेंगे आप। इसलिए जो लेखन जो हो रहा है और जो आसन उस पर प्रयोग किया जा रहा है, और उसमें उसमें जो लेखन, अब मेरी बात समझ में आ रही है ना धीरे धीरे पांडुलिपियों की कैसे बनेगा वो। तो हमारे विद्वान लोग ये चाहते थे कि मैं जो लिखूं वो लंबे समय तक रहना चाहिए। इसलिए आपने अपने घरों के सामने जब अपना नाम लिखवाया तो किस पे लिखवाया? पत्थर पे लिखवा के लाए। मेरा भी लिख दे, पिताजी का भी लिख दे, सन भी लिख दे, इसमें जय श्री राम भी लिख दे, ताकि मेरे धर्म का भी उद्घोष हो सके उसमें। और भी बहुत सारी चीजें लिखवाई। आपके यहां दुनिया भर के शिलान्यास हो रखे हैं, जाइए और एक बार पढ़िए उनको, क्या क्या लिखा हुआ उसमें। हाँ जी, अब यार रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे मरवा दोगे, मैं कुछ कह दूंगा। जेएनयू का नाम ऐसे ही खराब है। पॉज कर दे, मैं सुना अंतरम सज्जनम। उनका न लिखेंगे न चलने देंगे। हमारे एक पुष्पिका आती है जो प्रत्येक ग्रंथ के अंत में छोटी सी टिकी रहती है, जिसको मैं आज के एरोप्लेन का ब्लैक बॉक्स कहता हूं। उस पुष्पिका में क्या है? उस पुष्पिका में है कि मैं ये नाम, ये कुल, ये गोत्र, ये राजा, ये गुरु, ये शास्त्र, ये शाखा, ये अमुक का पुत्र, अमुक का पुत्र, आज इस राज्य में, इस ग्राम में। जो आपका संकल्प पाठ है ना भाई, यज्ञ करते समय, वो कितना पूरी दुनिया को लेकर के आपके यज्ञ में आकर के टिकता है। इसका मतलब उसमें गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं है, या है कहीं? एकदम एक्यूरेसी पर चलता है। वो लिख दिया वहां, और अध्याय के अंत में लिखा कि कहीं ना कहीं जब ये नष्ट होने लगे पाठ, तो 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 हो जाएगा। बात कुछ तो मिलेगा ना। अब मिलेगा तो वो केवल पुष्पिका नहीं है, वो आपकी शास्त्र परंपरा, आपकी गुरु परंपरा, आपकी राजा की परंपरा, आपके यहां लेखन की परंपरा। इतिहास में ये सारे तार एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे तो इतिहास भी पुष्ट होने लगेगा, भाषा भी पुष्ट होने लगी, सभ्यता भी। इसलिए बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उनकी सूचना दूसरे ग्रंथों में मिलती है। जैसे बाणभट्ट का एक ग्रंथ है मुकुट ताड़ितम। अब ढूंढ रहे हैं आप उसको। अब बाण कोई सीधा आदमी तो था नहीं, जैसी टेढ़ी शैली वैसा टेढ़ा रहा होगा। और मुझे तो कभी कभी जब पांडुलिपि पढ़ाता हूं तो मुकुट ताड़ितम का 2 अर्थ में लगाता हूं। या तो मुकुट से ताड़ित होकर के उन्होंने राज्य छोड़ दिया होगा। ताड़ना का मतलब देखना है, बहुत विवाद ताड़ना पर हुए, मैं जाऊंगा नहीं उधर, जाने दीजिए, विषय नहीं है मेरा। और या उनको लगा होगा कि भर्तृहरि ने भी जब कहा ना यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीन, मतलब नहीं है कोई पढ़े लिखे लोगों का। सच एव दर्शन सर्वे गुणा कांचनम, संसार का, दुनिया का सबसे बड़ा सच है। जो कोई आ रहा मुकुट को ताड़ता रहता है, बस इसकी प्रशंसा में चाहे जो लिख दूं, कुछ न कुछ यहां ताड़ना से ही कुछ न कुछ प्रसाद मिलने वाला है। तो इसलिए या तो
ग्रंथ को नष्ट कर दिया होगा, या वो जला दिया गया होगा, या उसको एकदम से लुप्त प्राय कहीं न कहीं। लेकिन सूचना कहां से मिली हमारे को? एक ग्रंथ दूसरे ग्रंथों की सूचना देता है। जैसे महर्षि पाणिनि अपने से पूर्ववर्ती आचार्यों की अवंग सफोटायन से 10 आचार्यों की सूचना दे दी। जब यास्क को पढ़ने लगे तो यास्क ने अपने पूर्ववर्ती लगभग 18-20 आचार्यों की सूचना दे दी। और यदि रिसर्चर आप अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हो, मेरे निवेदन से एक बार निरुक्त पढ़ लेना। ऐसा रिसर्चर शायद दुनिया में आपको कहीं मिले। समाम्नाय समाम्नातः स व्याख्यातव्यः तम इमं समाम्नायम निघंटवः इति आचक्षते इति औपमन्यवः। पहला वाक्य प्रयोग किया, वो भी अपना नहीं। किसका? षड भाव विकाराः भवन्ति इति वार्षयायणी। हाँ जी, पूर्ववर्ती ने उसके सिद्धांत खड़े कर रहा है। इंद्रिय नित्यम वचनम औदंबरायणः उच्चावचा पदार्था भवन्ति इति गार्गयः। कितना ईमानदार रिसर्चर है, जिसका जो वाक्य लिया उसके नाम से रख रहा। भाई देख, तेरा नाम क्या कमाल का पाणिनि है। जिसके पाणिनि से जितने आचार्य सामने खड़े हैं, कितने श्रद्धा के साथ। इसलिए जिसकी किताब से आप जो कुछ ले में, उनको प्रणाम कर लीजिए, नहीं वो समस्या पैदा आपके लिए कर देंगे कल। आजकल प्लेजरिज्म का टाइम है, एआई का टाइम है, कॉपीराइट का टाइम है, पेटेंट का टाइम है। नौकरी लोगों को मिल नहीं रही और वो ढूंढते हैं कुछ ना कुछ, बस एक बार मिल जाए मामला। जब तक आप नौकरी नहीं लगेंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा आपके साथ। जिस दिन आप बड़े बनने लगेंगे, आपके शोध भी पेपर भी चेक हो जाएंगे, आपका थीसिस भी चेक हो जाएगा, कहां से चोरी किया, कितना सही कितना नहीं, ये सब चेक हो जाएगा। आपके बिना बात आपको समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा। इसलिए जिसका जो लिया है उसका नाम लिखने में आपको क्या हर्ज है? उसके बाद कहते मेरा थोड़ी है यार, ये कालिदास का लिया, कालिदास का नाम लिख दिया, इनका लिया, इनका लिख दिया, पंडित अभिराज राजेंद्र मिश्र जी का लिया, उनका लिख दिया। आप जिन किन्हीं से पंडित राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का लिया, उनका नाम लिख दिया, लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आजकल एक नया कोर्स चला है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। प्लेजरिज्म हमारे ईमानदार होने का बड़ा सही प्रमाण है। तो इसलिए इन चीजों को जब रिसर्चर जब बनने लगे तो उनमें रखिए। और पांडुलिपि के क्षेत्र में तो बहुत ही एक एक कदम फूंक करके रखने की जरूरत है। आप जो पांडुलिपि आज उठा के ला रहे हैं, यदि आपने उसको बढ़िया से एडिट कर दिया, पब्लिश कर दिया, मार्केट में आ गई, आज आपको कोई नहीं मिल रहा उसके घर का, परिवार का, लेकिन 50 खड़े हो जाएंगे। कब? यदि वो पांडुलिपि प्रसिद्ध हो गई। मेरे परदादा ने लिखी थी जी, उनके मरने के 100 साल बाद तक भी लेखक का कॉपीराइट रहता है, ये नियम है। हमारा कॉपीराइट है जी, शब्द हमारे, लेखन हमारा, ये कैसे छाप दिया? बचिए कुछ चीजों से। जब भी इन गंभीर चीजों पर काम करने लगे तो प्लीज एक बार एक सड़क पार करिए, आइए, जो सही सलाह है आपसे मैं बात कर पाऊंगा, मैं कह पाऊंगा। इसको नेक्स्ट करिए। इधर से नहीं होगा, 1 बाय 1 कर दीजिए। आप ये चेयर ले लीजिए, बस। ये भारत सरकार की एक डेफिनेशन है। अब मुझे तो गले उतरते नहीं है, आपको उतर जाए तो बड़ी अच्छी बात है। क्या लिखा है कि मैन्युस्क्रिप्ट इज ए हैंड रिटन कंपोजिशन ऑन paper, bark, cloth, metal, palm leaf or any other material dating back at least 75 years that has significant scientific, historical and aesthetic value। अर्थात एक ऐसा हस्तलेख जो इतिहास के आधार पर, सभ्यता के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय का है। और कितना पुराना होना चाहिए?
हाथ से लिखा हुआ लेख, 75 साल का बूढ़ा, उसको क्या कहेंगे आप? पांडुलिपि। आपके दिल्ली में एक बहुत बड़ा सेंटर है, NMM कहते हैं, नेशनल मिशन फॉर, 2001 में बना। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कृति रक्षण करके एक पत्रिका भी निकालते थे बहुत अच्छी, वो भी शायद अब बंद हो गई, चल नहीं रही, आ जाए तो बहुत अच्छा, अच्छी पत्रिका थी। आदरणीय कीर्तिकांत जी ने खूब काम किया उसमें, अभी भी वो लोग उसमें काम कर रहे हैं कुछ। तो मेरा सवाल यह था कि किसी विद्वान व्यक्ति ने आपके आसपास साहित्य लिखा, पांडुलिपि के क्षेत्र में होता क्या है वो बता देता हूं। आपके लिए शोध के लिए इतना सुंदर विषय भी बता जाऊंगा, क्योंकि शोध सर्वेक्षण पर हम बात करने आए। आपके गांव में, आपके नगर में, आपके जनपद में बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे लेखक हैं। ये कालिदास, ये भास, ये भवभूति, ये बाण भट्ट, ये जो अन्य विद्वान आचार्य पाठ्यक्रम में लग गए, इसलिए बहुत अच्छे भी हुए, अच्छा लिखा भी, और दुनिया में प्रसिद्ध भी पा गए। और भी यदि आपके आसपास भी बड़े अच्छे अच्छे विद्वान हैं जो लिख रहे हैं, कमाल का लिख रहे हैं, क्योंकि लेखन से सीखता आदमी, हर फील्ड में सीखता है। 20 साल पुराने मोबाइल और आज का मोबाइल देखेंगे तो अपडेट सब तुरंत हो जाता है। तो साहित्य में क्यों ना हुआ होगा? क्योंकि हमारे यहाँ विद्वानों की परंपरा थी, व्याकरण की परंपरा थी, श्रुति और शास्त्र की और आचार्य परंपरा थी, लिखना खूब सिखाया जाता था, छंद खूब सिखाए जाते थे, खूब सारी प्रतियोगिताएं हमारे यहां हुई। तो ये जो है, मैं इससे थोड़ा सा मतभेद रखता हूं, लेकिन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सरकार की परिभाषा पढ़ा देना जरूरी। सीधा सीधा मतलब यह है कि आप किसी व्यक्ति के मरने का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उस आदमी का लिखा हुआ कितना पुराना होना चाहिए? 75 वर्ष पुराना। अच्छा, पैदा होने के कितने वर्ष बाद लिखना शुरू करेगा साहब? देखिए यार, आचार्य शंकर और इनको छोड़ दीजिए, अपनी बताइए। बस एक ऑन एंड एवरेज लेके चलिए, आइडियल सिद्धांतों की ना बात करिए, मैं भी उलझ जाऊंगा, आपको भी उलझा दूंगा उसमें। 30 मान लीजिए, 30 ये हो गए और 75 वो हो गए, कितने हो गए? 105 साल का बूढ़ा आदमी NMM में पांडुलिपि जमा कराने आएगा? ये लो, इसका संरक्षण करो, होगा क्या? पांडुलिपि के क्षेत्र में हम जब पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 1 साल का लगभग कोर्स है, ये दादा की लिखी हुई किताबों को पोता बेचता है 5 रुपए किलो के हिसाब से। इसलिए जब आपको अच्छी पांडुलिपियां चाहिए तो इधर उधर ना जाइए, कबाड़ियों से दोस्ती रखिए। जैसे ही उसके पास पांडुलिपियां आएंगी, आपको फोन कर देगा, वो आपको 100 रुपए किलो देगा, ले लीजिए। मैंने तो राजस्थान के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र और गांव देखे हैं जहां पर सिक्के तोल के भाव में दे देते हैं कबाड़ी को, कि नहीं अब लेता नहीं इसको कोई, आप ले जाओ, आपको जरूरत है। और यदि वो सिक्का आपको प्राप्त हो जाए, कौन सा? पुराने पुराने रखें, क्योंकि गड़बड़ झाला सिक्कों में भी हमारे यहां खूब हुआ। 1 तोले का वेट कितना होता है भाई? 10 ग्राम आपको पढ़ाया गया है, ये भी आपको पढ़ाया गया है। पुराना जो 1 रुपया है ना, 70s वाला, कांसे वाला, उसका वजन कराइए, वो 12 ग्राम का है, उससे 1 तोला निर्धारित होता था। सोने का रेट बढ़ा दिया, उधर से वजन कम कर दिया, ये बिजनेस है। वो सिक्का आज आपके पास है तो उसकी कीमत, आप तो सारी चीजें तो यूज करते हैं, आप OLX आप यूज करते हैं, ये सारी, उस पर देखिए कि वो 2 पैसा 4 पैसा, आना 2 आना 3 आना 4 आना, 1 रुपया 2 रुपया दमड़ी, कितना आज वो आना नहीं बचा हुआ है, आज वो लाखों रुपए की कीमत का हो गया है। एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं, भारत में सादगी की कोई कमी नहीं, विनम्रता शालीनता की कोई कमी नहीं, और हमने बाकी संसार के हर आदमी का सम्मान किया।
और इस विनम्रता के कारण से हमारे को पराधीन भी होना पड़ा। हम लूटे भी, पिटे भी, बर्बाद भी हुए और बहुत सारे प्रतिबंध भी हमारे ऊपर लगे। और विशेष रूप से इसकी प्रताड़ना का शिकार या तो महिला हुई, या यहां के मंदिर हुए, या धन हुआ। ये सीधा सीधा टारगेट उनका रहा। हमारी विनम्रता यह थी कि जब हमारे महर्षि पाणिनि के जब ग्रंथों अष्टाध्यायी को जब आप पढ़ते हैं, जब आप याज्वल के स्मृति पढ़ते हैं या अन्य स्मृति ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वहां, क्योंकि ये हमारे व्यवहार के पक्षों के सिद्धांत, संविधान के सिद्धांत थे, तो वहां जो दंड व्यवस्था है वहां पण में है। 1 पण, 2 पण, 10 पण, 100 पण, ऐसे व्यवस्था है। और पण का मतलब है कार्शापण, और कार्शापण जो है वो सोने का है, कर्ष है। सोने के सिक्कों से आदान और प्रदान होने वाला यह समृद्ध भारत, सिक्के चलते हैं, कमाल, सोने के चलते हैं, चांदी के चलते हैं, तांबे के चलते हैं, पीतल के चलते हैं, बाद तक चलते रहे। बाद में जाके कांसा भी आ गया, और कांसे के बाद अब लोहा आ गया है। चिपक जाता, मेटल लगा के देखिए, क्या कोई चुंबक लगा के देखिए, सारे चिपक जाएंगे। 70 से पहले के, 75 से पहले के सब लगा के उठा के देखिए, वो नहीं चिपकेंगे। सिक्का सिक्का नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री जी की जब सरकार आती है भारत में, अकाल पड़ता है भोजन का, अन्न का अकाल पड़ता है, और शास्त्री जी घोषणा क्या करते हैं? मैं भारत के लोगों से सीधी सीधी अपील करता हूं, सप्ताह में 1 दिन का उपवास रखें। कोई भी 1 दिन रखा, वो लोगों ने अपने अपने डिसाइड किए। इस बात को कैसे पब्लिक तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया है नहीं उस टाइम। 1 रुपए का सिक्का बनाया और उस पर 2 बालियां छापी। देखिए आपने, अब मेरी बात समझ गए कि वो 2 बालियां क्यों लिखी। इसलिए सिक्का सिक्का नहीं है, सिक्का संदेश है राजा का, सभ्यता का संदेश है। 4 शेर लगे हुए हमारे हमारे चारों दिशाओं में। हम चिक जागरण यो जागा रहे तम ऋचह कामयन्ते, उसका प्रतीक खड़ा किया, मेटल खड़ा किया, आर्किटेक्चर खड़ा किया, एस्थेटिक खड़ा किया, सौंदर्य शास्त्र खड़ा किया, धातु खड़ा की, और उसके साथ अपनी संस्कृति की 2 गेहूं की बालियां लगा करके एक एक आदमी के जेब तक पहुंचा दिया अपना संदेश के ये लो। ऐसे पांडुलिपि विज्ञान चलता है। अब समझ रहे हैं कि पांडुलिपि विज्ञान में क्या होने वाला है, विषय क्या होंगे। आप चाहे जहां आपके यहां जितने विद्वान लोग हैं उनके घर में जाइए, जाते ही कोई भी जब, अच्छा, ढूंढने के लिए कैसे करें? आप अपने किसी वयोवृद्ध संस्कृत के विद्वान के पास जाइए और उनसे पूछिए, गुरुजी मुझे ये बताओ, इस अपने गांव में या अपने नगर में लेखक कौन है? तो वो जो 70-80 साल का वृद्ध आचार्य है, वो अपने आचार्य की सुनी हुई बात बताएगा कि मेरे गुरुजी ऐसा बता देते कि वो 3-4 लेखक थे। इसका मतलब 80 ये, 70-80 वो, और 80-85 वो। आपको पास 250-300 साल का इतिहास आपको बता जाएगा। उस परिवार में जब आप जाते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, वहां सीधा दरवाजे पे घंटी बजाई, हेलो जी नमस्ते, पांडुलिपि है आपके यहाँ, मुझे दे देंगे? कोई ना देगा। पांडुलिपि शास्त्र के अच्छे अच्छे विद्वानों ने, डॉक्टर सत्येंद्र की बड़ी अच्छी किताब है पांडुलिपि विज्ञान, गौरीशंकर हीराचंद ओझा की बड़ी सुंदर पुस्तक है भारतीय लिपि माला, पेलियोग्राफी ऑफ इंडिया, पढ़िए एक बार। राजबली पांडे ने कमाल का लिखा, अभिलेख शास्त्रों पर खूब बढ़िया लिखा। अनेक ग्रंथ हैं, लेकिन 2 ग्रंथ बड़े 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 ऑथेंटिक साथ में मिलकर के ऑनलाइन अवेलेबल है, और मुझे कहोगे तो दोनों का पीडीएफ मैं आपको तुरंत भेज दूंगा। तो वहां 3 बार, 4 बार, 5 बार जब एक रिसर्चर जाता है ना, तब वो रास्ता निकलने लगता है। 1 दिन में रास्ता नहीं निकलेगा। उस घर में सारे लोग गुस्से वाले नहीं होंगे, सारे खराब नहीं होंगे, सारे अच्छे नहीं होंगे। और यदि आप एक फीमेल हैं, तो उस घर में कोई बूढ़ी अम्मा, कोई लड़की, कोई बहू, कोई बेटी ऐसी हो जिससे 5 मिनट बैठ करके बात करें, और यदि उन्होंने आपको पिला दी एक चाय, तो आपकी पांडुलिपि हो गई पक्की।
ठीक। और जब आपको पता, यस, मैं इसलिए क्योंकि मैं लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूं, हम निकालते हैं पांडुलिपियां और अब एक बार आए, अच्छा पहली बार वो दिखाएंगे भी नहीं आपको, क्योंकि वो लेखन से हट करके वो दादा की पांडुलिपियां मंदिर में आ गई हैं। अब लेखन छूट गया है, अब वो आस्था का विषय हो गई है, श्रद्धा का विषय हो गई है, पूजा का विषय हो गई। आपको ना देंगे, मंदिर में रखिए। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होंगे, आप सर्वे कर लीजिए, हाँ, और उन छोटे बच्चों से भी थोड़ी बात कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब जाएं, उन बच्चों की छोटी कमजोरी अपने झोले में डाल ले जाएं। क्या क्या? हाँ जी, चॉकलेट्स और कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े मैडेंगल्स और किंडर जॉय। यस, आप सबको पता है कमजोरियां। समझ रहे हैं मेरी बात में क्या कह रहा हूं? तो वो थोड़े समय बाद वो बच्चे आपके फैन हो जाएंगे। एक बार आप समझ लीजिए, आपकी 10 बार बेइज्जती होनी है वहां। एक छोटा उदाहरण बताऊं आपको? हाँ जी, आज के टाइम पे बच्चे को फोन चाहिए, आपको फोन दे के भी पांडुलिपि मिल रही है ना, ले लीजिए। और फोन आप ना दीजिएगा, फोन देने से बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एक बहुत छोटा सा आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, कैसे कोई चीज शुरू होती है। उत्तर भारत में लगभग 1860-62 के आसपास एक मोमेंट चला कि लड़कियों के स्कूल खोले जाएं। उधर सावित्रीबाई फुले ने शुरू किया, उधर ऋषि दयानंद ने, उधर स्वामी श्रद्धानंद ने, उधर एक ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने, पंडित युधिष्ठिर, एक परंपरा निकल करके आई। तो उधर एक व्यक्ति है लाला देवराज, जालंधर का रहने वाला है, और उसको ये लगता है कि नहीं, बच्चियों का स्कूल खोलेंगे और इनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेद भी पढ़ने का अधिकार दे रहा। पावकान सरस्वती वाजे भिर्वाजिनीवती यज्ञम वस्तु दिया वसु स्त्री ही ब्रह्मा बभूवितः इड़ा मही सरस्वती तिसरो देवी मयो भुआ। ये तीनों देवियां ऐसी ऐसी हमारे साथ हों। और उसमें 25-30 अपाला घोषा सुलभा करके खूब देवियों की चर्चा मिलती है। ये तो वेद अनुमति दे रहा, खोलना चाहिए। तो वो ऐसे झोली फैला करके मार्केट में, बाजार में निकलता है, गलियों में निकलता है, छोटी छोटी बच्चियां दीजिए, हम उनको पढ़ाएंगे। तो लोग कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। और उस समय बच्चियों को पढ़ाने का मतलब यह था कि बस वो बच्ची तो गई आपके यहां से। इस देश में माय डियर रिसर्चर, ऐसी गली सीढ़ी बकवास बेसिर पैर की इतनी सारी परंपराएं थी जिस पर खूब आवाज उठाई जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं उठाई। बाल विवाह, 5 करोड़ विधवाएं उस समय पर भारतवर्ष में थी जिन्होंने अपने पति को कभी देखा ही नहीं। बस वो हो गई विधवा तो उसने देखा या नहीं देखा, लेकिन लाइफ उसकी हेल हो गई, बस नरक से बदतर जीवन। क्यों? किसने दिया यह आदेश? कौन सा धर्म शास्त्र ऐसा कह रहा है? और जब कह रहा है तो कैसा धर्म शास्त्र? बहुत सारे लोग सामने निकल करके आए। मैं एज रिसर्चर आपको बता रहा हूं। तो वो जो टीम निकलती थी सुबह वहां पंजाब में, तो कोई उसको ईंट मार देता था, कोई पत्थर मार देता था, कोई डंडे मार देता, कोई धक्के मारता, कोई गालियां देता, कोई कुछ और कहता। आप समझ सकते हैं कैसी पोजीशन रही हो। और मर्रम पट्टी करा के अगले दिन फिर मार्केट में पूरी टीम। थोड़ा सा स्वभाव अगले दिन स्वाभाविक रूप से नरम हो जाएगा। आपसे आपके मित्र का किसी बात को लेकर के बहुत गर्मजोशी से विवाद हो जाए और अगले दिन कहें कि नहीं, वही गर्मजोशी आज फिर होगी, तो क्या उतनी गर्मजोशी होगी? वो विवाद ही ना होगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो सारे चीजें चलती रही। फिर कुछ लोगों को लगा कि इतना कुट के पिट के अपमान सहन करके वही आदमी निकल सकता है जिसके भीतर में कुछ अग्नि जली है। वो खुला। उत्तर भारत का पहला, आज 10,000 लड़कियां उस कॉलेज में अच्छे तरीके से पढ़ रही हैं। तो यही एक रिसर्च में प्रवेश करने की प्रक्रिया है। छोड़ दीजिए आपको कौन कैसे बोल रहा है, ये बोलेंगे, स्वभाव है। हर आदमी, किस से लड़ोगे? आपका पर्पस तो उसी दिन फर्स्ट डे खत्म कर दिया उसने। होगा क्या उससे? आपका सारा रिसर्च गया। इतना शानदार मैन्युस्क्रिप्ट उसके पास है, वो नहीं मिलेगा आपको।
लेकिन जब आप प्रकाश में लेकर के आएंगे तो वो फिर अद्भुत ग्रंथ होगा। वो लेने वेने की बहुत अलग प्रक्रिया है, उसको एक तरफ से चलिए आगे। मैन्युस्क्रिप्ट कवर फॉलोइंग सब्जेक्ट। पांडुलिपियों के विषय क्या होंगे जो आपको प्राप्त होंगी? इसमें 3 चीजें हैं, एक खोदना, एक लिखना और एक उकेरना। खोदा गया तो स्याही से भर दिया गया, पक्का हो गया। ताड़पत्र पर खोद करके लिखा गया। भोजपत्र पर सरफेस प्लेन था, भोज वृक्ष हैं, उनसे लिए सीधे। यज्ञ में भी खूब प्रयोग हुए। किसी भी दुकान पर जाएंगे जहां यज्ञ की सामग्री मिलती है, उसको बोलिए कुछ भोजपत्र दे दीजिए, आपको एक ऐसे बंडल दे देगा बना के। दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट है, भोजपत्र ले आइए, एक बढ़िया पन्ने पर चिपकाइए, उस पर एक बढ़िया सूक्ति लिखिए, अच्छा श्लोक लिखिए, अच्छा मंत्र लिखिए और उसका सरल सा भावार्थ करके फ्रेम करा के किसी को दे दीजिए। बड़े लंबे समय तक आपके घर में, उसके घर में टिका रहेगा और उसको बता भी दीजिए ये भोजपत्र है, भारत की पुरानी परंपरा है, लेखन की पुरानी परंपरा है। जेएनयू में मैं इसको फॉलो करता हूं। जिन जिन को हमने बुके दिए छोड़ के भाग गए। शॉल वॉल दी तो एक साधारण चीज है, चलो सम्मान में वस्त्र देने की परंपरा है हमारे यहाँ, और वस्त्र देने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को अपना बना लेना, ये इसके पीछे का। हमारे यहाँ जो पुस्तक देने की परंपरा है, किसी भी कार्यक्रम में गीता दे दिया, रामायण दे दिया, कोई अच्छी पुस्तक दे दी, कहां से आई? प्राचीन समय में पुस्तक अर्थात पांडुलिपि दान करने का मतलब यह है कि आपने अपना ज्ञान, अपना वैभव, अपना धन, अपना समय, अपना लेखन, क्योंकि एक फोलियो को तैयार होने में ना पसीने छूटने लगते थे। ताड़पत्र उतार के लाए, पानी में डाला, उसको सॉफ्ट किया 5-7-10 दिन, फिर एक चिकना पत्थर लाए, फिर उसको घिसाई किया, फिर एक बोर्ड के उसमें डाला, फिर दबाया, 1 महीने तक बांध के रखा, फिर ठीक से काटा, फिर सुखाया, फिर उसके ऊपर हल्दी का बाहर से लेप लगाया। तो ये जो थे ना, ये पांडुलिपियों के लिए इतने कमाल के प्रयोग थे। तब वो जाकर के एक फोलियो तैयार हुआ। फिर बीच बीच में हमारे को लिखता अजा बख्शी था, 20-25 पन्ने तो अजा ही खा गई, वो शास्त्र ही आपका लुप्त हो गया। ये सब जगह हुआ। बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ जो आज 1127 शाखाओं की चर्चा महर्षि पतंजलि करते हैं महाभाष्य में, वेद की शाखाओं की, कहाँ गई? आपके पास 5-7 है। सहस्रवर्मा सामवेद है, 1000 थी, 1-2 बची, पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक करके। हाँ जी, हाँ नहीं, हाँ वो जैमिनी रामायणी और वो ठीक है, और उधर शाकल भाष्कल अश्वलायन मांडुकायन और शांखायन, ये आपके पास। तो ये बाकी कहाँ गई? 1127 होनी चाहिए थी। उतने ही शिक्षा ग्रंथ होने चाहिए थे, उतने ही आपके पास कल्प होने चाहिए थे, उतने ही धर्म होने चाहिए थे, उतने ही सुलभ होने चाहिए थे, उतने ही व्याकरण के होने चाहिए थे, उसी प्रकार से आपको निरुक्ति प्राप्ति होनी चाहिए थी, उतने ही शिक्षा, सारे स्वर पाठ सारे सारे गए सारे उसके साथ। तो ये जब चीजें जब बैक टू वेदास करेंगे और पीछे स्टेप से चलेंगे तो समझ में आएगा। ये सिद्धा में आपको बहुत कुछ मिलेगा। बैक करिए प्लीज एक बार। होले होले, बैक 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 बैक, यस यस यस, और पीछे करो, और पीछे। आपने एक ही उंगली में सब उड़ा दिया। नहीं नहीं ठीक है, बैक करो, बैक करो, नहीं ठीक है, ठीक, आगे के लिए तो इधर के लिए बैक करिए, बैक बैक, उसी पे आ जाइए। आगे जा रहे हो आप, उधर से करो। पांडुलिपियां हैं, आपको एक विषय में नहीं मिलेंगी, आपको कितने सारे वेरिएशन हैं। कहीं आपको वेद की मिलेगी, कहीं उपनिषद की मिलेगी, कहीं रामायण की मिलेगी, कहीं महाभारत की मिलेगी, कहीं आपको आयुर्वेद की मिलेंगी, कहीं आपको योग की मिलेंगी। एक एक तरीके की नहीं है, कितने तरीके की पांडुलिपियां हो सकती हैं जिसपे काम कर सकते हैं। तो इसका जितना बड़ा वेरिएशन है, आपके माइंड में आइडिया भी नहीं है उतने तरीके की पांडुलिपियां। से हमारे विद्वान कहते याद कर ले भाई, वो 24 घंटे साथ रहेगा, ये पता नहीं कहां डुबा देगा आपको।
तो इस नेटवर्क के भरोसे न रहिएगा, ये आपको मारेगा। चलिए, तो ये जो पांडुलिपियां हैं ये आपको एक विषय में नहीं मिलेंगी। ह्यूमन एटोनॉमी को लेकर के, स्कल्पचर को लेकर के, शिल्प शास्त्र को लेकर के, वास्तु शास्त्र को लेकर के, और कृषि विज्ञान को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, एक विषय नहीं है, हजारों विषय में आपको मिले। अब एक बहुत छोटी सी पांडुलिपि मुझे 10 पन्ने की बाल रोग करके किसी अच्छे पंडित के द्वारा लिखी हुई, केवल 10 पन्ने, बाल रोग, छोटे बच्चों के रोग। और जब मैंने हम सर्वे के लिए गए थे, जब हम वहां गए, मैंने उसको देखा, तो मैं लास्ट तक देख करके ये हैरान रह गया। भैया क्या? हाँ, जाओ जाओ जाओ। यस यस, यू प्लीज लीव। तो जब उसको मैंने देखा कि इसमें तो पूरी चिकित्सा कहीं बच्चे की लिखी ही नहीं, क्योंकि आज ये जितने पेडिट्रिशियंस हैं, बाल रोग चिकित्सक हैं, वो सारे चिकित्सा बच्चे की कर रहे हैं। आयुर्वेद का तो बच्चे की चिकित्सा करने की जरूरत नहीं, बच्चा बीमार है ही नहीं, उसकी मां बीमार है। इसलिए हमारे यहां जो माता निर्माता भवती का जो कॉन्सेप्ट आया, उसके कॉन्सेप्ट से आयुर्वेद, सारा आयुर्वेद खड़ा है। इसलिए जब पांडुलिपियां आप उठा करके देखेंगे, एक मैं बहुत आयुर्वेद के सिद्धांत पर एक दो चीजें कह करके, क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है और मेरा अपना विषय है इन पर। एक हमारे यहाँ षोडश संस्कार की चर्चा आती है, और उसमें सबसे पहला जो संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार। नहीं, पुंसवंत बाद का है। हाँ, गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमंतोन्नयन है, जातकर्म है, और फिर उसका नामकरण है, निष्कर्मण है, फिर अन्नप्राशन है। ये एक सीक्वेंस आता है। ठीक, मेरा कहना यह है कि जब हम आयुर्वेद के ग्रंथों को देखते हैं या अपने इन ग्रंथों को देखते हैं, जब आप कभी अच्छे अच्छे ग्रंथों पे निकल के जाएंगे, यदि आप ये चाहते हैं कि मेरी संतान कमाल की हो, उसको कोई सिंगल रोग ना हो, वो शतायु हो, क्योंकि आशुलायन गृह सूत्र में बड़ा सुंदर एक श्लोक लिखा, अंगात अंगात संभवति हृदयादधिजायसे आत्मा वही पुत्र नामासी सजीव शरदः शतम। अंगात अंगात संभव से, एक एक अंग से तेरे को बनाया है। अब वो छोटा बच्चा गली में खेल रहा हो ना, वो सब बता देते हैं किसका लड़का है, किसकी लड़की, और वो अपने मामा के यहां चला जाए तब भी सारे बता देते हैं किसका बेटा है, किसकी बेटी है ना, मैचिंग। और कभी कभी फोन करते हैं तब भी पता नहीं लगता उसके पापा बोल रहे हैं कि मम्मी बोल रही, ऐसी साउंड मिलने लगती। एक एक अंग से मिलकर के बनाया है। तो वहां आयुर्वेद शास्त्र लिखता है कि संयोग की स्थिति से पूर्व 45 दिन तक माता और पिता किसी भी प्रकार के दवा का सेवन ना करें, क्योंकि बॉडी, आयुर्वेद ने कहा कि बॉडी का जो एक साइकिल है 45 डेज का चलता है। इसलिए आयुर्वेद की सारी दवाइयां कितने दिन की? 45 दिन की। भोजन किया, रक्त बना, रस बना, रुधिर, अस्थि, मांस, मज्जा, मेदस और वीर्य, 7वीं धातु बनी। धातु पुष्ट तो बच्चा पुष्ट, धातु खराब तो बच्चा खराब, वो बीमार तो वो बीमार। यदि आपने विदिन दैट 45 डेज यदि आपको खांसी हो गई और आपने कफ सिरप ले लिए, तो डेफिनेटली बच्चा पैदा होते ही उसको जॉन्डिस होगा ही होगा, पीलिया होगा ही होगा। यदि आपको उन दिनों स्किन का डिजीज है, 100% बच्चे में आएगा ही आएगा। उस टाइम यदि कोई भी अल्कोहल का यूज कर रहा है, ड्रग्स का यूज कर रहा है, तो डेफिनेटली वो बच्चे में। इसलिए ये तय करिए कि बच्चे के भविष्य के निर्धारण करता आप हैं। यदि आप हेल्दी हैं तो देन यू शुड प्रोसीड फर्दर, अदरवाइज क्या होगा, वो जैसे ही छोड़ दीजिए आप, नो नीड, मैं छोड़ दूंगा इसको, देखते रहना आप आराम से, इसमें बहुत। तो ये जो चीजें हैं, तो ये कहां से निकल करके आया। एक और देखिए, हमारी जो इंडियन जो किचन है, दैट इज आयुर्वेदिक मेडिसिनल लेबोरेटरी। भारत में जो आप अन्न खा रहे हैं वो अन्न थोड़ी, वो औषध है। आपकी किचन में कितनी सारी चीजें, इधर तेज पत्ता है,
इधर आपके पास अजवाइन है, इधर लौंग है, इधर इलायची है, यस, सारी चीजों में आपने इधर से तुलसी पकड़ ला, इधर से ये पकड़ ला, इधर से ये, आपने सारी चीजों में मेडिसिन यूज कर रहे हैं। तो आपका किचन किचन के नाम पे नहीं है, वो तो एक कमाल की लेबोरेटरी है। उसको जितना रिच रखेंगे आपका सारा घर तो वहां से चलता है। और होता क्या है कि ओवरऑल आप जिंदगी में जितना पैसा कमाएंगे उसका 25% आपकी किचन पे नहीं जाता है। आप अपने पेरेंट्स को जाकर के देखिए, बात करिए। तो इसलिए ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये आपके लिए इतने सारे रास्ते खोलती हैं कि आप उसका एक एरिया, सिक्का विज्ञान ले लीजिए, आप उठाइए 50 सिक्के, उस पर करिए बढ़िया रिसर्च। और क्या भाषा है, क्या सभ्यता है, क्या संस्कृति है, क्या मेटल है, क्या कल्चर है, कैसा कैसा ढलाव है, कैसा आर्किटेक्चर है, कहां से बने, कैसे बने, सारा उसमें निकल करके आएगा। एक किसी अच्छे विद्वान की कोई भी पांडुलिपि आप उठाइए, उस पांडुलिपि को 3 पांडुलिपियां मिनिमम होनी चाहिए जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं। तो इधर आपका एनएमएम है, इधर रोरी राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इधर बोरी है बिहार रिसर्च ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, और इधर भंडारकर भी है, उधर अडियार भी है, इधर आपका एनएनएम भी है, इधर आपका आईजीएनसीए भी है, इधर आपका नेशनल म्यूजियम भी है। ये सारे आपके लिए, एक बार पांडुलिपि मिल जाए, आप चाहे जिसके स्टूडेंट हो मुझे बताइए, मैं चलता हूं आपके साथ। कैसे नहीं निकालेगा, निकाल के देना पड़ेगा उसको, एक सिंगल पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि जहां से वो लेकर के आया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आया है, और ये किसी की संपदा नहीं है। जिन विद्वानों ने लिखा उनका कभी कोई कॉपीराइट नहीं, वेद के ऋषियों ने लिखा कोई कॉपीराइट नहीं, रामायण में लिखा कोई कॉपीराइट नहीं। इसलिए कॉपीराइट कहां से शुरू होता है, जब व्यक्तिगत चीजें, व्यक्तिगत पुस्तकालय से जब आप कुछ चीजें लेते हैं तो वो आपके कॉपीराइट का जाकर के विषय बनती है। तो इसलिए एक विषय पांडुलिपि को लेकर के कभी भी नहीं हो सकता। पांडुलिपियों का इतना इतना बृहद और इतना कमाल का है। आपके आपके अड़ोस पड़ोस में आप यदि शिल्प पर करना चाहें, अभिलेख पर करना चाहें, आपके घर के आसपास जो कभी एक सिंगल आदमी कोई गया ही नहीं वहां, जाकर के सबके फोटो खींच करके ले आइए। उसका इतिहास क्या, ईंटों से इतिहास निकलता है, पत्थरों से इतिहास निकलता है, और वहां की श्रुति परंपराओं से इतिहास निकलता है, गीतों से इतिहास निकलता है, लोकोक्तियों से इतिहास लगता है, मुहावरों से इतिहास निकल करके आता है। आज ढूंढ रहे हैं सारी दुनिया पन्ना दाई, पन्ना दाई, पन्ना दाई कौन थे, मालूम आपको? पन्ना दाई वो जिसने अपने बेटे चंदन को वहां लेटा दिया और उदय सिंह को अपनी टोकरी में लेकर के निकल गई, उदयपुर जा करके शहर बसा। दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान यदि किसी का, पन्ना दाई। लेखन में कहीं नहीं मिलता, उसका एविडेंस में कहीं नहीं मिलता, कौन थी, कहां से आई, लोग ढूंढ रहे हैं। अब पन्ना दाई के नाम पर बहुत सारे परिवार नकली परिवार खड़े हो गए कि इससे तो सम्मान मिलेगा, होता है ना ऐसा। तो ये नकली पांडुलिपियां और असली पांडुलिपियां खूब बनी दुनिया में, और ऐसी बनी कि बस हर आदमी उसके, अब जैसे आपके बनारस के कौन कौन है, बनारस में बहुत सारे एक लस्सी, पहलवान लस्सी वाला था, अब उसको बेचारे को, ओरिजिनल वाले को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो रखा है कि मेरी असली मैं हूं ये बताना मुश्किल है। क्यों? उसके बराबर में एक और बड़े बोर्ड, असली पहलवान लस्सी वाला। ऐसा ही होता ना, हर शहर में है ये। गोहाना में जो असली मातूराम थे वो तो बेचारा गांव शहर में अंदर है बहुत जाके, और वो बड़े बड़े असली मातूराम केवल सैकड़ों साल, 2 महीने पहले खोला, और वो कहता कि प्राचीनतम, और ये मंदिरों में भी लिखा प्राचीनतम शिव मंदिर, परसों बना है। हाँ, कब बना है? आ जाते हैं, ये आ जाएंगे सारे। ये भारत में भी, मैं एक बहुत अंतिम सी बात कह के छोड़ दूंगा, भारत में भी जब हमने बड़े साहित्यिक धरोहर के, ऐतिहासिक धरोहर के और भारत की संपदा की धरोहर के, जब ये सोने चांदी लोहे पीतल तांबे इनके सारे सिक्के जब जरूरत पड़ी गलवा करके, किसी ने कान के बनवा लिए, किसी ने गले का बनवा लिया, किसी ने शादी में कुछ बनवा लिए, ऐसी संपदा हमने सारी गला दी।
किसी को कोई ध्यान नहीं। सबसे पहले यदि किसी का ध्यान गया तो सर विलियम जोन्स का गया। 15 जनवरी 1784 को उसने एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टेब्लिश किया और उसको लगा कि ये बावले लोग हैं, ये सीधे लोग हैं, ये विनम्र लोग हैं, इनको अपनी सभ्यता संस्कृति का इतना अभी पता नहीं है, क्योंकि वो बड़ा जज था, बड़ा समझदार व्यक्ति था। और उसका सबसे बड़ा उपकार ये है कि उसने अभिज्ञान शाकुंतल का जैसे ही अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, अभिज्ञान शाकुंतल पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इसलिए पांडुलिपियों के साथ ये भी ध्यान रखना, जब एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन होते हैं तो वो वर्ल्ड लेवल पर जाकर के खड़े होते हैं। जब मैक्स मुलर ने वेदों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया तो पूरी दुनिया के अंदर वाइडर हो गए। गीता के लगभग 300 भाषाओं में ट्रांसलेशन मिलती है, इसलिए जहां कहीं जाए गीता हमारी सामने खड़ी हुई दिखती है। तो उस व्यक्ति ने वो सबसे पहले खोला। हुआ क्या उसके बाद, वो सारे सिक्के, सारी पांडुलिपियां, सारी फिल्में, सारे पोस्टर, सारी पेंटिंग जितनी उसको मिली सारी उसने इकट्ठी की और उसने सबसे पहली एक बाइंडिंग 1785 के आसपास उसने प्रिंट कर दी और प्रिंट करके पूरी दुनिया में बिखरा दी कि ये लो। पूरी दुनिया के रिसर्चर पागल हो गए। भारत जैसा देश, सोने के सिक्कों से आदान प्रदान, इतनी महंगी मूर्तियां, इतना सुंदर शिल्प, इतनी महंगी महंगी कमाल की हीरे और मोतियों से भी महंगी पांडुलिपियां, क्या आयुर्वेद के ग्रंथ, क्या शानदार चीजें। पूरी दुनिया के जितने अच्छे रिसर्चर थे इंडिया में भाग लिए और हमने केवल गोरी सी चमड़ी देखी, उसका अंग्रेजी में बोलना देखा और हमने तुरंत उनको फ्री में पकड़ा दिया। हुआ कि नहीं ऐसा? सिक्के भी दे दिया, पांडुलिपियां भी दे दी, कुछ और भी दे दिया। तो वो सारी चीजें धीरे 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 करके चली गई। हुआ क्या, कुछ और भी स्मार्ट चोर बहुत स्मार्ट होता है। वहां के जो पब्लिशर थे उनको लगा कि ये बुक जो है इंडिया से जो पब्लिश होकर आई है इसकी पूरी दुनिया में डिमांड है और उन्होंने चोरी से वो किताब छाप करके वो फिर दोबारा नकली किताब छाप के और वो दुनिया में बेच दी। करोड़ों रुपए उसने भी कमा लिए। तो ये जो चीजें हैं ये पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे वाइडर होती हैं। आपको केवल सूत्र मात्र में आपको एक सूचना कहीं से मिलती है, दूसरी तीसरी सूचना अलग अलग ढंग से मिलती है। तो ऐसे आज जो हमारी जो बहुत अच्छी पांडुलिपियां हैं, बहुत अच्छी मूर्तियां हैं, बहुत अच्छा शिल्प है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं, कहाँ मिलती हैं? लंदन म्यूजियम में मिलती हैं। ले गए सारे, शास्त्र भी ले गए उठा करके और शास्त्र के साथ उसके ट्रांसलेशन करने वाले भी ले गए। चलो, नहीं तो मेडिसिन में इतना रिच कभी भी पाश्चात्य जगत नहीं था। हुआ क्या, हमने पांडुलिपि भी दी और उनको कहा कि इसको ये तो लेंगे, इसको पढ़ेगा कौन? ये पढ़ने वाला भी ले ले, इसी को ले चल। वो लोग जा रहे के सारे जाकर के वहीं बस गए और उन्होंने आज आपके पास एक सिंगल कॉपीराइट किसी का भी नहीं है। यदि आप सोचे ना कि मैं नीम का पेटेंट करा, नहीं है आपके साथ, अमेरिका के पास आप करा ही नहीं सकते। आप करा लेंगे आपको दुनिया भर के हर्जाना भुगतना पड़ेगा। आपको लगे तुलसी पे करा, तुलसी तो मेरी माता, नहीं, छोड़ा ही नहीं। ये पेटेंट और कॉपीराइट दो ऐसे शब्द हैं रिसर्चर के जहन में बैठ जाने चाहिए। जब भी कभी आप कोई काम करें उसका एक बार गूगल खोल के कॉपीराइट एक्ट ढूंढ लीजिए, पेटेंट एक्ट ढूंढ लीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी किसी ने कर रखा है तो उस नाम से तो नहीं हो सकता। एक छोटा उदाहरण बताता हूं। जब आप कोई बहुत महत्वपूर्ण दवाई लेने जाते हैं तो मेडिकल स्टोर वाला क्या कहता है? इस कंपनी की नहीं है सर, दूसरे नाम से सेम कंपनी सेम साल्ट है, वो दे देता हूं। तो आपने कभी सोचा दूसरी कंपनी सेम है, सेम साल्ट, उसने नाम सेम क्यों नहीं रखा? हाँ जी, उसका पहले वाला कोई पेटेंट उसके अलग से नाम से है तो उस नाम से पेटेंट आप करा ही नहीं सकते। और जब भी कराएंगे तो उससे जो प्रीवियस पेटेंट है आपको उसके साथ डायलॉग करना होगा, उसके साथ बातचीत करनी होगी। पांडुलिपियों का बहुत सुंदर विज्ञान है, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग है, मैन्युस्क्रिप्टेड इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट भी आपके पास हैं, क्योंकि आप सबने चाचा चौधरी पढ़ा है, पिंकी पढ़ा है, कॉमिक्स पढ़ी हैं और छोटे छोटे जब आप थे, जब आपने खूब कार्टून देखे हैं, ऐसे ही ना, जहाँ चित्र भी होती है और लिपि भी होती है, उसको चित्रलिपि कहते हैं। और आपने जो कथा कहानियां पढ़ी, चाहे वो प्यासा कौआ पढ़ी हो, चाहे वो लोमड़ी वाली कहानी पढ़ी हो,
दो मित्रों वाली कहानी पढ़ी हो, संस्कृत में जितनी कहानियां पढ़ी, एक चित्र भी बना रहता था और उसके साथ कथा भी होती थी। तो चित्र से कथा समझ में आती थी और कथा पढ़ के वो चित्र थोड़ा सा ठीक से समझ में आता था, लंबे समय तक याद रहता था। आज भी कंकर डाल ही रहे हैं हम धीरे 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 करके, कि जीवन रूपी कंकर जिस दिन ये घड़ा भर जाएगा, कुछ पानी पीने को मिलेगा, साविद्या या नियुक्त या ऐसा कुछ होगा तो कुछ आनंद आएगा। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत कुछ सिखाती थी। लोमड़ी एक बार कूदी, 20 बार कूदी और अंत में क्या कहा? एकदम से गलत है। अंगूर मीठे ही थे, लेकिन उसको प्राप्त नहीं हुआ ना, इसलिए खट्टे हो गए उसके नाम। कोई खट्टे नहीं थे। उसका कहने का मतलब यह है कि एक बार आप जब 10 बार एक जगह प्रयास कर ले, अपना जीवन नष्ट न करिएगा, वहां कहीं और चलिएगा, कुछ और काम करिएगा। एक बार बिजनेस में यदि फेल हो रहे तो जरूरी बर्बाद ना है, और भी बहुत सारे रास्ते हैं। कोई एक सीधा एक परीक्षा का परिणाम आपके जीवन का अंतिम परिणाम नहीं है। हो सकता है ईश्वर ने आपको किसी और अच्छे काम के लिए रखा हो, वहां से हटिए, आगे निकलिए, तब रास्ते निकल। कहानी के सार बहुत अलग ढंग के हैं और मैं तो रिसर्चर हूं और अलग ढंग से चीजों को देखता हूं और मुझे लगता है देखना भी चाहिए, तभी आपको बहुत सारी चीजों को ठीक ठाक तरीके से सार समझ में आएंगे। तो जब भी कभी शोध करने लगे तो 2-4 चीजें जो मैं आपके साथ साझा, कॉपीराइट का ध्यान रखिए, पेटेंट का ध्यान रखिए और रिसर्च के लिए घुस जाइए आप, क्योंकि उसमें अब तो सारे संस्कृत के ही है ना, है वो एक हमारे ही हैं सारे, वो हिंदू स्टडीज में संस्कृत वालों के अलावा कुछ है नहीं। हमारी चीजों को सरल करके कंटेंट है उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ री गतऊ और ऋष गतऊ 2 धातु हैं, उसलिए ऋषति गच्छति आपनोति प्राप्नोति इति ऋषि। और ऋषि जब चर करने लगे, चर गतऊ धातु है ना, और गत्यर अर्थ होते ही वो 3 अर्थ में चली जाएगी, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो ऋष और चर को मिला दे तो क्या बन जाता है? रिसर्च बन जाता है। तो जो ऑलरेडी ऋषियों की जो मानस था, उन्होंने जो अपनी संवेदनाएं अभिव्यक्त की है, उनको पुनः अन्वेषण करने के लिए एक और शब्द उसके लिए आता, गवेषणा। गवेषणा का मतलब पूर्व में हुई वस्तु का पुनः अन्वेषण करना। देखो यार, मैं ना निरुक्त का आदमी हूं ना, गुरुकुल में गायक हो गई गो, और सारा गुरुकुल लगा दिया, एक कम हो गई। अच्छा, गुरुकुल के बच्चे कहां कहां गए? कोई पेड़ पे चढ़ गया, कोई पर्वत पे चढ़ गया, कोई गुफा के अंदर झांक के देख रहा है, कोई तालाब पर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई गहरे कुएं में झांक करके देख रहा है, सब जगह जा रहा है। गौशाला में नहीं मिली वो। तो ये रिसर्चर को ऐसा ही करना है। यहां सेमिनार हो रहा है, यहां भी जाना है, इंटरव्यू भी करना है, कहीं नदी किनारे तालाब में जाना पड़े वहां भी जाना है, एक झोंपड़ी में जाना है वहां भी जाना है, कहीं बहुत ऊपर की जगह जाना पड़े वहां भी जाना है। इसका नाम क्या है? गवेषणा। गो शब्द केवल गाय के लिए नहीं प्रयोग होता, गो शब्द वाणी के लिए भी प्रयोग होता है, गो शब्द आदित्य के लिए भी प्रयोग होता है, और गो शब्द पृथ्वी के लिए भी प्रयोग होता है। गो शब्द क्या नहीं करते हैं? जिस गांव में आप रहते हैं वो गाय से ही बना है, जिस गोत्र की आप चर्चा करते हैं वो भी गो से बना है। इकट्ठी बांध दीजिए, सारे गोत्र समान हो जाते हैं। एक द बर्ड्स हैविंग द सेम बीक फ्लाइंग टुगेदर, सारे ब्रदर इकट्ठे हो जाएं तो उसको निरुक्त में बिरादरी कहते हैं। ए ब्रदर, ए ग्रुप ऑफ ब्रदर इज कॉल्ड बिरादरी। ब्रदर ब्रदर करिए तो बिरादरी कैसे बनेगी? सारे एक जैसे बैठ जाइए, सारे ब्रदर, तो क्या हो जाएगी वो? बिरादरी। इसलिए निरुक्त जरूर पढ़िए, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। और एक अंतिम से निरुक्ति आपको बता के छोड़ता हूं। एक शब्द आता कस्टमर, कष्टे भवति मरति इति कस्टमरा। उसके बेचारे के कभी कष्ट खत्म ही नहीं होते। कितना ही बढ़िया ब्रांडेड सामान ले आओ, उसको फिर भी लगता है ये महंगा आ गया, ठीक नहीं है, 50 रेट ढूंढता है।
और जब तक फ्लिपकार्ट वाले 5,000 की चीज को 500 रुपए में नहीं दे ले, आपको तसल्ली नहीं बैठती, क्योंकि उनको भी पता लगा आपके कष्ट के निवारण 5,000 में नहीं है, 500 में है। चीज 200 रुपए की है, फिर भी 300 कमा रहा है। चलिए, ये एक अलग विज्ञान है, इसको पढ़िए। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब भी रिसर्च में प्रवेश करें तो जिन जिन आचार्यों ने बहुत कमाल का लिखा है, सम्मान पूर्वक अन्य विद्वानों के आचार्यों के नाम लिखे हैं, उनका भी स्मरण करना चाहिए। और पांडुलिपियों का एक अलग संसार है, उनके फोटो क्या, चित्र क्या, वर्ण क्या, कमाल। और A4 साइज का मैंने रोरी में एक फोटो देखा था, राजा के दरबार का चित्र है ना, और उस दरबार को केवल नेचुरल कलर से बनाया गया है, हैंडमेड पेपर पर है, नेचुरल कलर से बनाया गया है। कितनी कीमत होगी उसकी? कितनी? तुक्का तो मारो यार। लंदन म्यूजियम ने उसका, आप कितने देंगे उसके? A4 साइज के एक राजा के दरबार का चित्र है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लगे हुए। कभी जाइए उधर, घूम के आइए, सरस्वती यात्रा पे निकल जाइए। एक A4 साइज के फोलियो की कीमत लंदन म्यूजियम ने उसका वैल्यू किया था, तो 1 करोड़ रुपया उस समय पर निकल करके आई थी। उसके बाद रोरी ने दिया नहीं। उन्होंने कहा कि सर ये तो एक क्लिक मारेंगे और पूरी दुनिया में फैला देंगे, 1 करोड़ तो अगली 10 मिनट में कमा देंगे। लेकिन ये धरोहर है विद्वानों की, परंपरा की, और ये बेचने के लिए नहीं है, ये स्वाध्याय करने के लिए है, ये अध्ययन का विषय है, ये शोध का विषय है। इसलिए हम इसको इसी ढंग से रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके साथ एक अच्छा इंटरेक्शन रहा। आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं, तो आप बात कर सकते हैं, अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, एकदम। जब यहाँ सब पांडुलिपियां बिकने लगी तो हमारे लोग भी स्मार्ट हो गए, तो उन्होंने फर्जी पांडुलिपियां बनाई। जैसे कि किसी लेखक के नाम से किसी ने पांच दिया कि इस लेखक का लिखा हुआ है और लिपिबद्ध भी हो गया, प्रचलन में भी आ गया। पकड़ सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी को पकड़ा था। एनसीईआरटी की पुस्तकों को दिल्ली के एक पब्लिशर ने, कभी आगे जरूरत पड़ता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर एक बार बात करा लीजिए कि कैसे होता है। एनसीईआरटी की किताबें कितनी छापेगा एनसीईआरटी? पूरी दुनिया में, पूरे भारत में है, एक लिमिटेड एक्सेशन है। उसने क्या किया कि एक इसमें दिल्ली का कोई पब्लिशर था, उसको लगा कि ये बिक रही है तो हम भी बेच देते हैं इसको उठा करके, तो उसने भी अपनी पब्लिश करनी शुरू कर दी। उसको पकड़ा भी, उसको फाइन भी किया, उसका पब्लिशर भी बंद हुआ। लेकिन देखिए, यदि जिस विद्वान ने लिखी है उसी विद्वान, कॉपीराइट लेने का ना एक ढंग है भाई। मान लो आपको पांडुलिपि जिस दिन किसी विद्वान आचार्य से घर से मिले ना, एक परफॉर्मा मेरे से ले जाना और उसको स्टाम्प पेपर पर टाइप करा के उसके घर के, परिवार के 3-4 अड़ोस पड़ोस के लोगों को लिखवा के उस पर लिखवा लीजिए कि आप सारे अधिकार इसके प्रकाशन के आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, एडिटिंग के आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन उसका मूल लेखक वही रहेगा। आपको उसमें संपादन का अधिकार है, आप उसके राइटर नहीं हो सकते। राइटर का अधिकार मरने के 100 साल बाद तक रहता है, इसलिए उसमें ना फंसिएगा, वो बहुत टेढ़ा चक्कर है। हाँ, उस पर डालिए केस, आप एविडेंस डालिए और ये खूब पब्लिश। जो अच्छी, आपको एक चीज बताऊं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, वर्ल्ड वाइड किताब है। आज भी नेहरू खानदान को उसका करोड़ों रुपए का रॉयल्टी हर महीने आता है, पब्लिशर से लेता है। तो ये ऐसे अच्छी जो किताबें हैं, संस्कृति के 4 अध्याय पंडित रामधारी सिंह दिनकर, दुनिया भर में छपती है किताब, और मैकबेथ की दुनिया में, हैरी पॉटर की पूरी दुनिया में छपती है। तो ये इनकी रॉयल्टी अलग तरीके से आती है कि कितना पब्लिकेशन आपका है और किस तरीके से होगा। तो भारत सरकार तो युवा योजना के तहत नए नए लेखक चुन रही है, जिससे कि जिनको भी 50,000 रुपए महीने में इंटर्नशिप करा रही है, 6 महीने का, उसके बाद उनकी पुस्तक जो है, पुस्तक वो भी पुस्तक मेला में छपती है और उनको आजीवन 10% रॉयल्टी का भी प्रावधान किया है। अभी 20 संस्करण। हाँ, लेकिन रॉयल्टी जब वो बिकेगी जब ही ना। आपने बंद कर दिया खरीदना किताबों को, सारी इसमें पढ़ रहे हो, रॉयल्टी आएगी कहां से? रॉयल्टी आना कोई आसान काम नहीं है भाई।
रॉयल्टी तब आती है जब पब्लिशर को उसको छापने के अलावा उसकी मल्टीपल टाइम लैक्स में जब वो बिकने लगती है, तब आज पब्लिशर बेचारे अपनी ही जिंदगी में सरवाइव करने के लिए लड़ रहे हैं। किताबों की दुकान पे कोई जा नहीं रहा है, उनकी बिक नहीं रही है, इतना सारा पब्लिकेशन का पैसा उसने लगा दिया है। लेखक कभी भी अपनी किताब न छापे, मेरा व्यक्तिगत कहना ये है, क्योंकि लेखक है, वो व्यापारी नहीं है। वो बेचारा कहाँ कहाँ, उसकी बहुत सारी तो बेचारे की उसके उद्घाटन में चली जाती, कुछ वो बेचारा अपना प्रचार करने के लिए लोग ढूंढता रहता है कि कोई पढ़ ले इसको। जिसको दे के आता वो कभी नहीं पढ़ता, खरीद के ही पढ़ेगा आदमी। इसलिए जब भी कभी आप लिखें, अपने एक गुरुजी के अलावा किसी को न दीजिए, क्योंकि आपके लेखन को पचाना भी हमारे गुरुजनों के बस की बात है नहीं। बड़ी सच्चाई कह रहा हूं, बड़ा सत्य स्वरूप कह रहा हूं। इसलिए अपना लिखिए, और जब वो पॉपुलर हो जाएगी वो छिप के पढ़ लेंगे आपके गुरुजी भी और बहुत सारे लोग भी उसको। बढ़िया लिखिए, अच्छा लिखिए, लेकिन एक अच्छा शोध वो है कि कुछ पढ़ने लायक दुनिया में लिख जाइए। डिग्री विग्री कोई बात नहीं, जिन्होंने लिखा वो लोग अमर हुए। महर्षि पतंजलि ने लिखा, गौतम ने लिखा, कपिल ने लिखा, कणाद ने लिखा। लेखन अमर करता है व्यक्ति को, और जिन्होंने नहीं लिखा, केवल प्रवचन में रह गए, वो तो शब्द तो आकाश का विषय है, और आकाश बहुत ज्यादा व्यापक है, और वो नित्य जरूर है लेकिन पकड़ में नहीं आता। इसका यथार्थ धरातल ये है। तो इसलिए लिखिए अच्छा। एक है शब्द सुप्रयुक्त जो है ना, कुमार विश्वास साहब एक कविता सुना करके दुनिया में मशहूर हो गए ना। और अच्छे अच्छे गजल गायकों की 2 या 3 गजलें पूरी दुनिया में वही बिकती रही, बस इतना ही तो बिकता है।